नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल। आप सब जुड़े हैं मेरे साथ इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज के सेशन में हम आपके साथ कई टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुई हैं और आज के इस सेशन में हम उन्हीं सबको जोड़ेंगे और आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करेंगे कि आखिरकार में दुनिया में इस समय जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है और खास तौर से जो फोकस होगा वो मिडिल ईस्ट है। इसीलिए जो मैंने पहली जो स्लाइड रखी है वो ब्रेकिंग न्यूज रखी है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज है जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि भाई मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। मक्का डिफेंस पैक्ट कह लीजिए, एक इस्लामिक नाटो कह लीजिए, मुस्लिम नाटो कह लीजिए, डिफेंस पैक्ट कह लीजिए, भाई साइन हुआ है, जिसमें 3 मुस्लिम कंट्रीज आपको, स्पेशली 3 सुन्नी कंट्रीज आपको एक साथ नजर आते हुए दिखेंगे, भाई टर्की, सऊदी और पाकिस्तान। तो एक तो ये न्यूज आपके साथ डिस्कस करनी है कि ये डिफेंस पैक्ट क्या है, भारत के लिए यहां से क्या चैलेंज लेकर के आता है और इस डिफेंस पैक्ट से कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, क्या ये इजराइल के अगेंस्ट हुआ है या इसमें कुछ और कहानी छुपी हुई है? ये सब चीजें चर्चा होंगी। दूसरा देखिए, दूसरा भैया ऐसा है ना कि यूएई पाकिस्तान को मिला के 8 इस्लामिक देशों ने अमेरिका से शिकायत की है, ट्रंप से शिकायत की है। किसकी? इजराइल की। कि देखो इजराइल जो है वो दुष्टता कर रहा है और जो तुम्हारा गाजा पीस प्लान था ना वो उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। प्लस ईरान से ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अमेरिका के खिलाफ वहां पर नए नए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका इस समय ईरान में एक बार फिर शुरू हो गया है। तो लग रहा है कि ईरान जो है किसी नई रणनीति पे काम कर रहा है, नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। क्या ईरान अमेरिका के ऊपर और तेज हमले करने चाहता है या करने जा रहा है? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और इधर बाब अल मंदाब, अभी तक तो हार्मूज बंद था, अब बाब अल मंदाब पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ये सब क्या चल रहा है, ये सब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या हैं? चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए ये कहानी शुरू होती है 2025 में। 2025 में दो बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई भारत का पाकिस्तान के साथ पंगा शुरू होता है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमकर पिटाई होती है, पाकिस्तान को जम के नुकसान होता है। वैसे ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अलग अलग देशों के साथ उसका उधार ही चल रहा है। तमाम देशों से उसने उधार ले रखा है, कई मुस्लिम कंट्री से उधार ले रखा है। यूएई का उधार तो इतना था कि यूएई ने अपना उधार मांग लिया। तो पाकिस्तान को एक ऐसे देश की तलाश थी जो पाकिस्तान की आर्थिक सहायता कर सकता। ठीक। दूसरा, इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया था उसी समय, क्योंकि इजराइल हमास के साथ पंगे में था। इजराइल लगातार हमास पे अटैक कर रहा था, उसी में उसको इंफॉर्मेशन मिली कि कतर में हमास के लीडर्स हैं वहां पर, तो इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया। प्लस ईरान और इजराइल के बीच में पंगा शुरू हो गया था। ईरान जिस तरीके से अपनी ताकत को आगे बढ़ा रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान एक खतरा है। और कोई भी मुस्लिम कंट्री, फिर चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद टॉक्स पे मत जाइए कि पाकिस्तान जो है वो शांति का दूत है, मसीहा है, कुछ नहीं। वो जो अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक कराना चाह रहा था ना, वो सिर्फ दिखावा है। मैं अभी सब समझा दूंगा कि पाकिस्तान किस तरीके से ईरान को धोखा दे रहा है। देखिए, आखिरकार में डिफेंस पैक्ट जब साइन करना था सऊदी के साथ कर लिया, क्यों नहीं ईरान के साथ कर लिया तुमने डिफेंस पैक्ट? क्योंकि तुम ईरान के साथ डिफेंस पैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को चला रहा था या चला रहा है, या उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो सारे मुस्लिम जगत के लिए खतरा है। और कोई मुस्लिम कंट्री, फिर चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे सऊदी है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो यूएई है, कोई भी मुस्लिम कंट्री ईरान को एक पावरफुल कंट्री के रूप में नहीं देखना चाहती। तो सऊदी अरेबिया को भी ये समझ में आने लग गया कि यार मुझे एक ऐसा कोई देश चाहिए जो मुझे डिफेंस के फॉर्म में, डिफेंस के रूप में हेल्प कर सके।
पाकिस्तान को एक ऐसा देश चाहिए था जो उसको पैसे से हेल्प कर सके। तो पाकिस्तान के लिए सऊदी और सऊदी के लिए पाकिस्तान, तो दोनों लोग मिल लिए। मिल करके दोनों लोगों ने एक डिफेंस पैक्ट कर लिया। जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ तो उस समय इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो जैसा शब्द जो है बहुत चर्चा में आया, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, मतलब मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस्लामिक कंट्रीज नहीं, बस मुस्लिम कंट्रीज कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, दोनों एक हो गए और दोनों ने कहा कि हमने एक ऐसा संस्था, एक ऐसा पैक्ट किया है जो नाटो के प्रिंसिपल पे काम करता है। भैया, एक पे हमला होगा तो दोनों पे हमला माना जाएगा और हम दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। अब देखिए, जब से ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर शुरू हुई है, ईरान ने कितना सऊदी अरेबिया को नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने कितनी मिसाइलें सऊदी पे मारी। पाकिस्तान आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। सऊदी के साथ दिक्कत यह है कि सऊदी ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है, न्यूक्लियर डील है, लेकिन ट्रंप बार बार सऊदी से ये कहते हैं कि तुम पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो, अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल को मान्यता दे दो। और मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा सऊदी और पाकिस्तान दोनों अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे अमेरिका के दबाव में। सऊदी के सामने अभी एक बहुत बड़ा एक इशू है भाई, अगर वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा तो ईरान जो है वो और पिटाई करेगा, क्योंकि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रखा है। और आप देखिए, इस वॉर में ईरान ने सबसे ज्यादा अगर अटैक कहीं किया है तो वो यूएई पर किया। उतनी मिसाइलें तो ईरान ने इजराइल पर नहीं गिराई जितनी मिसाइलें ईरान ने यूएई पे गिरा दी, क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड का मेंबर है। तो जितने कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में हैं, ईरान उन्हें छोड़ने नहीं जा रहा है। आज नहीं तो कल उनकी पिटाई होगी होगी, उनको मारा ही जाएगा। तो ईरान बार बार सऊदी से भी कहता है कि सुन लो, समझ लो, अगर तुम इजराइल की तरफ गए तो तुम्हारे ऊपर भी यही होगा। तो सऊदी को भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व का खतरा है। तो सऊदी को एक ऐसा देश चाहिए जो उसके लिए डिफेंस के रूप में हेल्प करे। वो पाकिस्तान ने दे दिया। अब इसमें एक और कंट्री आ गई, वो आ गई तुर्की। तो ये तीन देश आपको एक पैक्ट में आते हुए नजर आ गए, वो है टर्की, सऊदी और पाकिस्तान। ये तीन देश हो गए। इधर हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया के लिए ये पैक्ट इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि सऊदी का पंगा इधर शुरू हो गया हुती से। अब ये हुती कौन है? हुती दरअसल ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान के कई प्रॉक्सीज हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, प्रॉक्सी का मतलब यह है कि ईरान ने कुछ ऐसे लोगों को बनाया, पैसा दिया, फंड किया, हथियार दिए, आइडियोलॉजी दी, जिनको काम दिया गया कि तुम इजराइल के खिलाफ लड़ो, यहूदियों को मारो, इजराइल का सर्वनाश करो, यहूदियों का सर्वनाश करो, मिटा दो यहूदियों को, इजराइल को मिटा दो। इजराइल एक कैंसरस कंट्री है, उसको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है, खत्म करो। ऐसे कुछ प्रॉक्सीज हैं। अब ऐसे प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं? जैसे गाजा में देखिए हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुथी, ये कुछ कॉमन है। ऐसे इराक में आपको मिल जाएगा, ऐसे सीरिया में आपको मिल जाएगा। ये जितने प्रॉक्सीज हैं, ये अपने आप को अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ मानते हैं। अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ मानते हैं। और ये सब ईरान के इशारे पर काम करते हैं। आप समझ, सब ईरान के इशारे पे। और ये उन देशों को भी मारते हैं जो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो हाल के दिनों में सऊदी का हुथी के साथ पंगा हो गया। ये काफी पुराना पंगा है, इधर कुछ ज्यादा हो गया। सऊदी का हुथी के साथ पंगा, और हुथी को सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। इसका मतलब है सऊदी का पंगा किससे शुरू होगा? ईरान से। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं, न्यूज में आया था कि सऊदी अरेबिया ने यमन में एक एयरपोर्ट पे अटैक किया, हमला किया। ये वीडियो वहीं का है जो आप देख रहे हैं। हुथी ने इसमें सऊदी के ऊपर आरोप लगाया कि सऊदी ने ये एयर स्ट्राइक कराई है। सऊदी ने एक एयर स्ट्राइक की एक प्लेन पर। उस प्लेन में कौन लोग थे? हुथीज थे। हुथीज कहां से आ रहे थे? ईरान से आ रहे थे। ईरान क्यों गए थे? खामनेई के फ्यूनरल में, वहां से लौट रहे थे, एयर स्ट्राइक हो गया।
हूथी ने कहा हो ना हो ये सऊदी ने कराया। वहां से ये झगड़ा और बढ़ गया। अब हूथी ने क्या किया? हूथी ने कहा अब हम बताते हैं। अब हूथी ने क्या किया? हूथी ने सऊदी के लिए बाब अल मंदाब और रेड सी ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा, जैसे रिलीजियस प्लेस है भाई, मक्का एंड मदीना है वहां पर, तो रिलीजियस कमाई यहां बहुत होती है, रिलीजियस प्लेस है यहां पर, उससे ये कमाते हैं। प्लस भैया तेल का भंडार ही भंडार है, नदियां हैं तेल की, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है, हम सब जान ही रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है तो सऊदी के टैंकर्स कहां से जाएंगे? तो वो रेड सी से बाब अल मंदाब होते हुए जाते हैं। यहां बैठे हुए हैं हुथी, हुथी रेबल्स, ईरान के प्रॉक्सी, ये यहां पर बैठे हैं। दुनिया इनको आतंकवादी कहती है, अमेरिका वगैरह इनको आतंकवादी मानते हैं। ये ईरान के इशारे पर इजराइल से, अमेरिका से लड़ते हैं। सऊदी अरेबिया इसको अपने लिए खतरा मानता है, क्योंकि सऊदी का बॉर्डर यमन से लगता है, और आधे यमन पर, यमन का जो सना वाला एरिया, इधर वाला एरिया, ये वाला वेस्टर्न साइड वाला, ये यहां पर हुथियों का कंट्रोल है, पूरा हुथी हुती है। ये पूरा बाब अल मंदाब, ये रेड सी हुथी के कंट्रोल में आता है। अब भैया इसको हुथी ने बंद कर दिया। अब हुथी ने ब्लॉक कर दिया, सऊदी का टैंकर कहां से जाएगा? सऊदी को इकोनॉमिकल लॉस। तो सऊदी अब हुथी से कैसे लड़े? हुथी से लड़ने का मतलब ईरान से लड़ना, उसके पास तो इतने हथियार है नहीं। अब आया यहां पाकिस्तान, अब आया यहां टर्की। टर्की हेल्प करेगा, पाकिस्तान हेल्प करेगा। तो जो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में शांति करा रहा था, इस्लामाबाद टॉक्स, वो देख लीजिए किसको धोखा दे रहा है। पैसा कहीं से लेता है, गाता कहीं है, काम कहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी अपना इंटरेस्ट है। पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ईरान इतना ताकतवर हो जाए, उसके प्रॉक्सीज इतने ताकतवर हो जाए कि वो कल को पाकिस्तान पर ही हमला करने लग जाए। ये पाकिस्तान भी नहीं चाहता। अब यहां से निकल के आता है इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो या सुन्नी नाटो, जो भी आप कह लीजिए, ये इस्लामिक नाटो, ये मुस्लिम नाटो या सुन्नी नाटो। ये बात आपको समझ में आई कि सऊदी जो है हुती के साथ क्यों इस समय पंगे पर है। तब ये तीनों देश एक होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि तुर्की, अर्दोगान का दिमाग कहता है कि हमें खलीफा का शासन फिर से स्थापित करना है, ऑटोमन एम्पायर लेकर के आना है। सऊदी कहता है कि हमें इस पूरे मुस्लिम जगत को चलाना है, क्योंकि मक्का मदीना हमारे पास है। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हम इस पूरे मुस्लिम जगत को चलाएंगे। ये शिया कंट्री, ये ईरान कहां से बीच में आ गया? जब तक ईरान यहूदियों को मार रहा है, जब तक ईरान इजराइल से लड़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिया सुन्नी नहीं है, सब एक है। लेकिन ये जंग आज नहीं कल तो खत्म होगी, और इस जंग के खत्म होने के बाद जो ईरान अब पैदा होगा, क्योंकि ईरान में रिजीम चेंज हो नहीं पाया, और ये ईरान एक घायल ईरान है, जो ईरान अब यहां से निकलेगा वो इन सब के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और सऊदी को इसी बात की चिंता है कि आने वाला ईरान जो है वो हमें कैसे चैलेंज करेगा, क्योंकि जो जो कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट हैं या उन्होंने इजराइल की तरफ थोड़ा सॉफ्ट टारगेट दिखाया, ईरान ने उसको मारा। यूएई सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो सऊदी को अब ये भी है, और अमेरिका लगातार सऊदी पर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है कि तुम जो है करो साइन अब्राहम अकॉर्ड, तभी तुम्हारा न्यूक्लियर डील हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सऊदी को भी ये पता है कि आज का अमेरिका वो अमेरिका नहीं है, और अगर तुम नहीं दोगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो चाइना देगा, रशिया देगा। और अपना भाई, मुस्लिम भाई तो बैठा है ना पाकिस्तान, वो तो तुरंत देने को तैयार है। वो तो कहता है, पाकिस्तान तो कहता ही है कि हमारे जितने भी हथियार हैं सब मुस्लिम देशों के लिए हैं, हम तो मदद करेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर। और इसी डील के लिए आप देखिए आधी से ज्यादा पाकिस्तान की कैबिनेट इस समय सऊदी में पहुंच गई। मक्का, आर्मी चीफ मुनीर से लेकर के शहबाज से लेकर सब, आधे से ज्यादा कैबिनेट इस समय आपको मक्का में नजर आएंगे इसी पैक्ट के लिए। और फिर उसके बाद अर्दोगान पहुंचे और तब वहां पर जाकर के ये पैक्ट साइन हुआ। अब देखिए भारत का एंगल इसमें,
भारत का एंगल। अब भारत का एंगल मैं डिस्कस करूं, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए ये बात जो ये पाकिस्तान और सऊदी और टर्की वाला है ना, ये मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत पहले से पता है। इंडिया और इजराइल दोनों लोग ये भाप गए थे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ग्रुप बनेगा। इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक हेक्सागन अलायंस बहुत चर्चा में था। हेक्सागन अलायंस। अब ये हेक्सागन अलायंस क्या है? हेक्सागन अलायंस में इंडिया है, इजराइल है, ग्रीस है, साइप्रस है, कई अरब देश हैं। उसको मिलाकर के एक हेक्सागन अलायंस की बात हुई। अब इसमें ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इंडिया। क्यों? क्योंकि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, इनको टर्की को काउंटर करना है, इन्हें टर्की को काउंटर करना है। भारत को तुर्की को सबक सिखाना है, क्योंकि तुर्की लगातार पाकिस्तान की हेल्प करता है और इस डिफेंस पैक्ट में भी आ गया। और तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान की हेल्प की थी, हम सब जानते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चला भाई, वहीं से तो ड्रोन आए थे। देखिए, टर्की हेल्प पाकिस्तान अटैक इंडिया, सेंड 350 प्लस ड्रोन्स। और उसके बाद किस तरीके से भारत में बाइकॉट टर्की चला था। टर्की लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट करता ही रहता है कश्मीर के मैटर पर। मतलब टर्की कुल मिलाकर के एंटी इंडिया एटीट्यूड रखता है, और जब उसको इंडिया और पाकिस्तान में किसी एक को सेलेक्ट करना होगा तो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये अलग बात है कि टर्की की तरफ से यह भी स्टेटमेंट आता है कि टर्की के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इससे भारत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और टर्की जो है वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, बिकॉज टर्की एंड इंडिया दे डोंट हैव एनी बायलैटरल प्रॉब्लम्स। भाई हमारी कोई सीमा नहीं लगती, हमारे बीच में कोई बॉर्डर इशू नहीं है, हमारे बीच में कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ एक कुल मिला के इशू ये है कि टर्की एंटी इंडिया स्टैंड लेता है, कश्मीर के मैटर पे वो पाकिस्तान का साथ देगा, ऑपरेशन सिंदूर में वो पाकिस्तान के साथ गया। भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करता है कि एक टेररिस्ट कंट्री है। टर्की पाकिस्तान की हेल्प क्यों करता है? इसके पीछे भी कहानी, अभी हम उस पर भी आते हैं। देखिए अब कहानी और क्या चल रही है जो मैं आने जा रहा हूं, जिस पर अभी न्यूज निकल के आए कि हमास ने डिसआर्म करने के लिए कहा। हमास ने कहा ठीक है, हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, गाजा पीस प्लान के थ्रू। जो मैंने आपको बताया था ना कि 8 मुस्लिम देशों ने गाजा पीस प्लान को लेकर के शिकायत की है। अभी हमास ने एक दिन कहा, न्यूज में आया कि हमास इज रेडी टू डिसआर्म, टू सरेंडर आर्म्स। इजराइल ने मना कर दिया। इजराइल ने कहा हम गाजा खाली नहीं करेंगे। हमास कह रहा है कि जब तक गाजा पर अटैक या जब तक इजराइल का हमला रुकेगा नहीं, तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। तो पाकिस्तान, यूएई, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, ऐसे कई मुस्लिम देश पहुंच गए ट्रंप के पास शिकायत करने कि भैया ऐसा है, ये देखिए इजराइल जो है वो गाजा पीस प्लान जो आपका सपना है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है, उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है। इजराइल की शिकायत करने पहुंच गए। इजराइल कह रहा है कि हम जब तक हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हम मारते रहेंगे। उधर लेबनन चिल रहा है कि हमको इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखने, इजराइल के साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सीरिया कह रहा है कि हमको इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखने। तो आखिरकार में चल क्या रहा है? दरअसल इसमें बॉस कोई इजराइल के खिलाफ लड़ाई है ही नहीं। मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहा हूं, मेरे लास्ट वीडियोस आप उठा के देख लें। मैंने हमेशा यह कहा कि दरअसल ये झगड़ा, ये लड़ाई, इस लड़ाई में ईरान भले ही इजराइल से लड़ रहा है, यहूदियों से लड़ रहा है, लेकिन दरअसल ये पूरा का पूरा जो इशू है ना, ये डोमिनेंस का इशू है। ये मुस्लिम जगत को लीड करने का इशू है, लीडर बनने का इशू है। वरना आप देखें, लेबनान कहता है कि हमें इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखने, हमारा इजराइल के साथ कोई पंगा नहीं है। हिजबुल्ला, इजराइल कहता है जब तक हिजबुल्ला रहेंगे हमारे संबंध लेबनान के साथ अच्छे नहीं हो सकते। सीरिया कहता है कि हमें इजराइल के साथ सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर लेने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा इजराइल के साथ। ये सीरिया कह रहा है, ये सीरिया कह रहा है। और सीरिया में इस समय कौन बैठा हुआ है? सीरिया का इस समय हेड कौन है? सीरिया का इस समय जो हेड है अल शरा, वो एक समय में अल कायदा का लीडर हुआ करता था। हु आर यू? अबू अहमद अल जुलानी, द जिहादिस्ट और द मॉडरेट्स, और अहमद हुसैन अल शरा। जो इस समय सीरिया का हेड है अल शरा, वो कभी
आप देख लीजिए, मोस्ट वांटेड हुआ करता था, अल जुलानी हुआ करता था, मतलब ये अलकायदा का मोस्ट वांटेड लीडर था, जुड़े हुए तार थे इसके, वहां पे आतंकवादी था। और आज ये आतंकवादी आप देखिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करता है, इसके ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड था, और आज ये सीरिया का हेड बना बैठा हुआ है। टर्की, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो ये झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा दरअसल इजराइल का इशू ही नहीं है। सिर्फ अगर ईरान को अगर हम ले लें, ईरान के प्रॉक्सीज इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, वो ठीक है, आप समझ रहे हैं। दरअसल ये झगड़ा ये है कि किस तरीके से इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में हम अपने आप को स्टैब्लिश करें, और कौन इस मुस्लिम जगत का लीडर बनेगा। सऊदी बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, टर्की बनेगा, इजिप्ट बनेगा, कौन बनेगा। ईरान का इजराइल के साथ जब पंगा शुरू हुआ, वो भी ईरान ने नहीं शुरू किया, इजराइल ने अटैक किया तो ईरान ने काउंटर किया। तो जब ईरान का इजराइल के साथ पंगा शुरू हुआ, तो इस सारा शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गया, सब एक हो गए, ताली बजाने लग गए, वेरी गुड, मारो इन यहूदियों को, मारो इजराइल को, मारो, इसको खत्म करो, ये चला। लेकिन ये बात भी है कि जिस दिन ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, उस दिन ईरान जितना ताकतवर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा है। जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अब वो इस बात से डरे हुए हैं कि ये ईरान आने वाले दिनों में इतना खतरनाक, इतना खूंखार होगा कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक खतरा होगा। उसके एंगल से ये सारे पैक्ट आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जो टर्की है, ये टर्की अल शरा से मुलाकात करता है। टर्की का इंटेलिजेंस का जो हेड था, वो अल शरा के साथ गाड़ी बैठा, ये वहीं की पिक है। आप देखें, ये अल शरा लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, और ये लेफ्ट हैंड राइडिंग में ये आपको अल शरा दिख रहा है, और ये जो शैडो है, ये टर्की का जो इंटेलिजेंट सर्विस है उसका जो हेड है, ये वो है। तो टर्की ऑटोमेटिकली किस तरीके से अल शरा को प्रमोट कर रहा है, अल शरा को सीरिया में प्रमोट कर रहा है वो, जो कि अल शरा एक समय में जिहादिस्ट था, अल कायदा का लीडर था, उसके ऊपर कितने रुपए का इनाम था, मैंने अभी आपको बताया, समझ रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि वो कंट्री जो जो ऐसे टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, वो आ करके दरअसल इस तरीके का जो डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, अब उसका मोटिव क्या हो सकता है। ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इस तरीके से पूरी कहानी इस समय चल रही है। तो कुल मिलाकर के टर्की, सऊदी और पाकिस्तान आपको यहां पर एक 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 डिफेंस पैक्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के लिए यहां पर है, चिंता का विषय है। अब आगे इंडिया का भी अपना काउंटर आएगा, ऐसा तो है नहीं, भारत भी अपना काउंटर तैयार करता है, कैसे काउंटर करना है टर्की को, कैसे काउंटर करना है पाकिस्तान को। हमारे लिए चिंता जरूर है कि पाकिस्तान सऊदी के साथ ऐसा डिफेंस पैक्ट कर किए हुए है, क्योंकि सऊदी का भारत के साथ अच्छे संबंध है। लेकिन ये जो है ना कि एक पर हमला, दोनों पे हमला, या एक पे हमला, सब पे हमला। ईरान ने सऊदी पर जब हमला करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं मदद की? कहां गया पाकिस्तान? तब तो पाकिस्तान नहीं गया। दरअसल ये कहानी सिर्फ इतनी ही है कि हम लोग मिलके ग्रुप बनाएं, जिसको दुनिया वाले इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो कहें, बट वो है एक सुन्नी नाटो, और हम कैसे ईरान के दादागिरी या ईरान का जो दबदबा है ना, उसको कंट्रोल करें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। बट चलते चलते फिर एक रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।